मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की दी शुभकामनाएं। कहा, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है दीपावली का पर्व। सभी मिलजुल कर मनाएं दीपोत्सव। अपना घर अनाथालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ मनाया दीपोत्सव। बच्चों और अनाथालय संरक्षक ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। सीएम धामी ने की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात। विकास के कई विषयों पर की चर्चा। प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत आपदा पीड़ितों से की फोन पर बातचीत। सभी पीड़ितों का जाना हालचाल। दीपावली पर बांटी मिठाइयां। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां आज दीपोत्सव का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिफेंस कॉलोनी देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो दीपोत्सव का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिफेंस कॉलोनी देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत के आपदा प्रभावितों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावितों की हर संभव मदद के निर्देश प्रशासन को दिए। तो देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत के आपदा प्रभावितों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया और प्रशासन को निर्देश भी दिए। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच देहरादून से खबर मिल रही है, जहां अब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। प्रदेश में 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे। आईसीयू से बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। जल्द ही निर्माण कार्य इसके लिए शुरू होगा। पहले चरण में 7 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की डीपीआर बनकर तैयार है। देहरादून से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य सेवाएं अब और भी ज्यादा बेहतर हो सकेंगी। प्रदेश में 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे। आईसीयू से बेहतर इलाज की सुविधा यहां पर मिलेगी। जल्द ही निर्माण कार्य इसके लिए शुरू होगा। पहले चरण में 7 जिलों को चयनित किया गया है। 7 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की डीपीआर भी बनकर तैयार है। यानी कि अब बस इंतजार है निर्माण कार्य का। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो मरीज हैं उनको और भी ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश में 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे। आईसीयू से बेहतर इलाज की सुविधा अब मरीजों को मिल सकेगी। सरकारी अस्पताल में हम देखते हैं मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक नहीं होते। लेकिन अब प्रदेश में 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे, जिससे अब मरीजों को आसानी होगी। आईसीयू से बेहतर इलाज की सुविधा यहां पर मिल सकेगी। जल्द ही इसके लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। पहले चरण में 7 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की डीपीआर बनकर तैयार है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, स्वास्थ्य सुविधाएं अब और भी ज्यादा बेहतर हो सकेगी। 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलने से क्या कुछ लाभ होगा, और जो 7 जिले तय किए गए हैं, कौन कौन से वो जिले हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर? जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक की जो बात की जा रही है, वो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स अब जो 14 बनेंगे और 7 जिले ऐसे होंगे जिन 7 जिलों में इनको बनना है। हालांकि चिन्हीकरण अभी जो जिले हैं उनका नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जो पहाड़ी जिले हैं, जहां पर समस्याएं ज्यादा हैं, जहां पर लोगों को तकलीफ होती है देहरादून आने में या फिर जो महानगर है वहां तक पहुंचने में, तो उन जिलों में इसकी शुरुआत पहले की जाएगी। इसके लिए जो डीपीआर है
स्वास्थ्य विभाग की ओर से डीपीआर तैयार की जा चुकी है और डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। अब शासन द्वारा ही प्रस्ताव इस पे पारित होगा, उसके बाद शासन जब स्वीकृति देगा तो जो बजट होगा, बजट इसके लिए दिया जाएगा, जिसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन हाँ, ये जो सरकार की जो पहल है, ये सरकार की पहल बहुत अच्छी पहल है और सीसीयू यानी अगर क्रिटिकल केयर यूनिट्स अगर स्थापित किए जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बहुत क्रिटिकल जो पेशेंट्स होंगे, बहुत सीवियर जो पेशेंट्स होंगे, उनको आसानी से जो स्वास्थ्य लाभ है, स्वास्थ्य लाभ उनको आसानी से मिल पाएगा और उनको पहाड़ी इलाकों से जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो अगर मैं कुमाऊं के हल्द्वानी की बात करूं या फिर गढ़वाल के देहरादून की बात करूं, तो अमूमन लोगों को गढ़वाल से देहरादून आना पड़ता है और कुमाऊं क्षेत्र में लोगों को पहाड़ों से हल्द्वानी आना पड़ता है। लेकिन अगर क्रिटिकल केयर जो यूनिट्स अगर स्थापित कर देती है सरकार सरकारी अस्पतालों में, तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य कारणों के लिए और लोगों को ये बेहतर सुविधाएं उन्हीं के इलाकों में मिल पाएंगी। जी प्रशंसा। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए कैलाश। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी जिला वासियों से दीपावली को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। डीएम भंडारी ने आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतने, जानवरों और घास के लट्ठों के आसपास आतिशबाजी न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस दीपों के पर्व को मनाएं और समाज में फैली बुराई का बहिष्कार करें। आशा करता हूं कि आप सुरक्षित ये त्योहार मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फायर के, बच्चों के और जानवरों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, वो ना हो। इसलिए आप जो घास के लुट्टे हैं उनके सामने ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं या कोई भी ऐसी फायर वाली एक्टिविटी ना करें। जानवरों के सामने साउंड ऐसे फायर क्रैकर्स, पटाखे ना जलाएं और इन जनरल जो एरिया है उसको देखें और फायर के इंसिडेंट ना हो, इसलिए सुरक्षित एवं आपकी दीपावली शुभ हो, इसके लिए ये आप प्रिकॉशंस लें। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां वे 8 गढ़वाल रेजिमेंट के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी का पूर्व सैनिकों और रेजिमेंट के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम महफूज रहते हैं। सैनिकों से ही देश है। इस दौरान पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने अपने कर्तव्य दिखाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सीएम ने सभी सैनिकों और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस पावन पर्व पर, दीपों के त्योहार पर मैं सभी को दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमारे जवान, इनको हमेशा ताकत मिलती रहे, जो माँ भारती के लिए अपने संपूर्ण जीवन को माँ भारती की सेवा में लगाते हैं। उनके बीच में आकर आज उनके बहुत सारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला और जवानों के जिस प्रकार के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, वो निश्चित रूप से हर जो हमारे देश की विविधता में एकता, जो हमारी विशेषता है, वो यहाँ पर भी देखने को मिली है। जहाँ ग्रेनेड वालों का अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, गढ़वाल राइफल्स का अलग चल रहा था, पंजाब का अलग चल रहा था, सभी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। मैं सभी जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को, उनके परिवारजनों को, सबको बहुत आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में दिवाली पर्व का उत्साह है। दुकानें सज धज कर तैयार हैं, बाजार गुलजार हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा सामान काफी महंगा है, जिस वजह से ग्राहक सामान लेने में कटौती कर रहे हैं। कोरोना और ऑनलाइन शॉपिंग को व्यापारियों ने बाजार में मंदी का जिम्मेदार बताया, लेकिन फिर भी व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार ज्यादा बिक्री होगी। चौथ की जो सेल हुई थी, करवा चौथ में जो उनका लोड पड़ जाता है, इस वजह से समझ रहे हैं, या बैंक की छुट्टियां भी है और मार्केट में कोई रस है नहीं। माल लगाने के लिए सभी लगाया है हमने, और इसमें क्या किया जाए।
सरकार की पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की मुहिम दम तोड़ती नजर आ रही है। भूमाफिया सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला विकासनगर के रामपुर गांव से सामने आया है, जहां भूमाफियाओं ने 100 बीघा आम के बगीचों को रातों रात काट दिया। मीडिया ने जब जाकर जिला अधिकारी को जानकारी दी, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। जिला अधिकारी की फटकार के बाद उद्यान विभाग, वन विभाग, पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। वहीं जिला अधिकारी ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। सुबह सूचना मिली, दूरभाष हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पतन हुआ है, तो हम जो है अपने वहाँ पे निरीक्षण करने आए और हमने पाया कि यहाँ पे जो है लगभग 30 पेड़ जो है कटे हैं। और इसके संबंध में हमारे उच्चाधिकारी महोदय से भी निर्देश हुए हैं कि भाई आप इस वक्त पर जाइए, देख लो क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ आया हूँ और इस पर देख करके, क्योंकि जिसने काटा उसका भी ऐसा पता नहीं चल पाया है और इसलिए हम इस पर एफआईआर दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमें अभी जुर्माना की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमको सूचना दी गई, जिसके संबंध में मौके पर आए, तो मौके पर संबंधित डिपार्टमेंट को हमारे द्वारा बुलाया गया और उन्होंने भी इसका जांच किया गया, हमारे द्वारा इसकी जांच की गई और इसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए ताकि आगे इस तरह के अपराध ना हो, इसलिए विभाग के द्वारा पुलिस को इस संबंध में एक प्रत्यावेदन दिया जा रहा है ताकि इस पर अग्रिम कार्रवाई होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जसपुर के भोगपुर तीर्थ नगर में शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अध्यापक ने स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी अध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसआई जसपुर अनिल जोशी ने बताया कि जसपुर तीर्थ नगर निवासी साजिद हुसैन के द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। साजिद हुसैन नाम के व्यक्ति ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक स्थानीय विद्यालय में तैनात शिक्षक द्वारा छेड़खानी की गई, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में एफआईआर दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। कोटाबाग के पर्वतीय इलाकों में बाघ और गुलदार का खतरा बना हुआ है। कालाजूंगी के फतेहपुर गांव में एक घर में गुलदार के घुसने से अफरा तफरी मच गई। बाघ को देखते ही लोगों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फौरन वन विभाग को सूचना दी। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद सुबह 5 बजे वन विभाग के चिकित्सक दुष्यंत कुमार ने गुलदार को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर गुलदार का रेस्क्यू किया। कोटाबाग के गांव फतेहपुर में लक्ष्मीदास सनवाल जी के घर के अंदर तेंदुआ घुस गया था। लगभग 1 बजे उनके फैमिली से मुझे कॉल आया और मैं अपने दोस्तों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने फर्स्ट विभाग टीम को कॉल किया। फर्स्ट विभाग टीम लगभग 2 बजे पहुंच गई थी और पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करी। उसके बाद लगभग 5 बजे तक, 5:30 बजे तक रेस्क्यू किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 2 साल की पाबंदियों के बाद इस बार दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि कोरोना ने व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था। इस बार त्योहार में व्यापारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद है। व्यापारियों ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित दिवाली मनाएं। की बार क्योंकि पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से कोरोना का जोर रहा था, सारे बाजारों की रौनक गायब थी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसका लाइलाज बीमारी थी। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है दिवाली को लेकर। जिस प्रकार से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं बाजार के अंदर, किस प्रकार से लोगों में पूरा उत्साह है, क्योंकि 2 साल से जो ये दिवाली का, भैया दूज का जो ये रुका हुआ था त्योहार कोरोना की वजह से, अब की बार लोगों ने खुलकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली की रौनक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 साल से कोविड काल चला हुआ था, उसकी वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी, लोग डर रहे थे, एक डर का भय था बना हुआ। लेकिन अब के जो देखते हुए हमारे हिंदू समाज में भी देखते हुए और सभी भाइयों के सहयोग से हमारी जो दीपावली है बहुत अच्छी बनने जा रही है और बाजार में रौनक भी है। और हम सभी से चाहते हैं कि अपने मतलब जो है स्वदेशी जितने भी हमारे सामान हैं सबका उपयोग करें और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक
आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के खटीमा स्थित मुख्य बाजार से दिवाली की खरीदारी की। सीएम ने अपना काफिला रुकवाकर हाथ से बने मिट्टी के दिए खरीदे और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की ओर एक कदम बताया। साथ ही जनता से भी इस दिवाली स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे कुम्हार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। दिवाली में उनके घर में भी खुशियां आएंगी। आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में 5 दिवसीय दीपावली का महापर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में पांडुकेश्वर और बद्रिकाश्रम में धनतेरस पर भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की गई। धन के देवता कुबेर की पूजा में हजारों भक्त शामिल हुए। बता दें कि कुबेर को भगवान बद्रीनारायण का खजांची भी माना जाता है। वहीं कंचनगंगा और सतोपंथ को भगवान कुबेर की नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। टिहरी के दिव्यांग केंद्र ढाड़ा में आवाज सुनो पहाड़ की ऑडिशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गीत, नृत्य और नाटक का आयोजन हुआ। प्रतिभागियों ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को दमखम के साथ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों ने भी भरपूर आनंद उठाया। साथ ही प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। ऑडिशन में 52 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 16 प्रतिभागी चयनित हुए, जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आवाज़ सुनो पहाड़ों की जो ये कार्यक्रम है, ये पूरे उत्तराखंड में इसके ऑडिशन चल रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने छत्तीसगढ़ में भी इसका ऑडिशन करवाया, जिसमें कि आज 52 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि 16 प्रतिभागियों को सेलेक्ट किया गया, जिनको कि जजों के माध्यम से सेलेक्ट किया गया। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि किस प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। और अपनी संस्कृति के लिए हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए जो को स्पॉन्सर जो था हमारा जो अपना पहाड़ी म्यूजिक जंक्शन चैनल यूट्यूब चैनल है, जिसको कि आप लोग खूब सारा प्यार भी देते हैं पूरा, तो उसने यहाँ पर इसका आयोजन करवाया था। पहाड़ों की आवाज़ का जो एक सपना है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ, पहाड़ में वाकई वो बात है, वो अपनापन है। इतना स्वागत सत्कार और इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई थी, बहुत बढ़िया था। अब रही आवाज़ सुनो पहाड़ों की बात, तो आवाज़ सुनो पहाड़ों का जो मंच है वो अपना एक लक्ष्य लेके निकला है कि हम इस पहाड़ की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इस आवाज़ के साथ साथ जो है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कई प्रकार की जो समस्या हैं, उनके समाधान के लिए भी कहीं ना कहीं हम एक पहल करेंगे। आवाज़ सुनो पहाड़ों का जो असली जो मतलब है वो खाली गीत, नृत्य या अभिनय से ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज़ से है जो कि आप पहाड़ की आवाज़ उठाएगा। जिस उत्तराखंड राज्य का हमने सपना देखा था उसको साकार करेगा। का ऑडिशन बहुत ही सफल रहा और शायद हमारी उम्मीद से भी और ज़्यादा बढ़ के जितना उससे ज़्यादा टैलेंट भी मिला, लोग भी मिले। बहुत सुंदर आयोजन रहा। बहुत दूर दूर से लोग आए और हमें इसकी उम्मीद थी कि ऐसा हमको मिलेगा। और शायद जो एक मंच है, एक माहौल जो मिल रहा है, और हमें ये उम्मीद है कि हमारा जौनपुर ब्लॉक, छत्तीसगढ़ ब्लॉक हमारा यहाँ का शायद हम लोगों को और आगे ले जा सकें। और सच में हमारी दिली इच्छा है कि यहाँ के होने के नाते कि हम लोग यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक अवसर दे सकें, जिस माध्यम से भी दें। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी जो हम कुछ और भी इसके साथ जुड़े हैं। यहाँ होने का माध्यम ये था, जैसे हमने बताया था पहले ही कि ज़िले में एक जगह होना था जो चंबा हो चुका था, बट यहाँ इसलिए रखवाया कि यहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं होती है, रीच नहीं होती है, तो कोशिश करी है कि लोगों तक पहुँचा जाए। और लोगों जसपुर में खंड विकास अधिकारी से फर्जी पत्रकार की शिकायत की गई। विधायक ने बताया कि एक स्थानीय अखबार का पत्रकार विज्ञापन के नाम ग्राम प्रधान से 2500 रुपए की ठगी कर रहा था। पत्रकार बेबुनियादी खबर छापकर पैसों की मांग कर रहा था। विधायक ने पत्रकार की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। 15 अक्टूबर को नितिन नामक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़ा मिला था। मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि नितिन की मौत बिजली का करंट लगने से नहीं बल्कि हत्या की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने परिवार को आरोपियों से खतरा बताते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मांग पूरी न होने पर 3 दिन बाद ग्रामीणों ने फिर से कोतवाली में धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सेनी ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जा चुका है। बाकी
आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेटे की हत्या हुई है और उसे करंट लग के इनने नाम दे रखा है। मेरे बेटे को कत्ल हुआ है और उसे दफनाया गया है, फिर उसमें मिट्टी डाली है। जितने सबूत थे वो मिटा दिए और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं इस पुलिस चौकी के सामने अपनी हत्या कर दूंगी। कोतवाली में आने का हमारा कारण ये है कि हम लोगों को अंदर इतना गुस्सा है। 16 तारीख को हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कर दी थी, अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम लोगों को माने सांत्वना दिया ही नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है। आखिर जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम इनसे ये बोलते हैं कि 304 की धारा ना लगा के 302 की धारा लगाई जाए, जिसमें सही से आरोपियों को सजा हो, आरोपियों को बुलाया जाए, उनके बयान दर्ज हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नितिन की जो मौत हुई है उसके संबंध में जो तहरीर उसके परिजनों ने दी थी, उसके आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसकी विवेचना एसआई द्वारा की जा रही है। उसमें एक आरोपी को हमारे द्वारा जेल भेजा गया है और अभी उसकी जो भी फैक्ट है उसके आधार पर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। थराली के पैनगढ़ गांव में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से भूस्खलन और बड़े बोझा गिरने से 2 मकान जमींदोज हो गए। मकान में रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। वहीं आसपास के मकानों को भी क्षति पहुंची है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन की सूचना और विस्थापन की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे। 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय से भूस्खलन हो रहा था। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली और ग्रामीणों को विस्थापित नहीं किया। बहुत पहले से रहा है, लेकिन बरसात में इसने सभी को थोड़ा बहुत राहत तो मिली, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये बिना बारिश का और ऐसे टूट जाएगा। तो जो परिवार की यहाँ पे डेथ हुई है और अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गदरेवार में 40 परिवार है, सबको खतरा है। आने वाले किसी भी समय में यहाँ और भी दूसरा स्पॉट तैयार हो सकता है। आप जो है कि जल्दी से जल्दी पूरे 40 परिवार के लिए जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए। 1 साल से ऊपर हो गया इसको, तो तब से प्रशासन के पास भी हमने बहुत बार अपना एप्लीकेशन जो भी है वो सब चीज वो किया है, लेकिन तभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही रहने के लिए कोई टीन सेट की व्यवस्था, ना कोई और व्यवस्था की। सीधे पत्थर नीचे आके स्लाइडिंग करके मकान को तोड़ के और 4-5 आदमी खत्म हो गए एक ही परिवार के। ये इतना खतरनाक स्पॉट बन चुका है। तो 2013 में शासन नहीं जागा था उस समय, आज जो है कि 2023 लग चुका है। 10 साल बाद जो है कि इतना बड़ा घटना हादसा हो गया है। अभी भी जो है कि इन मकानों के ऊपर बहुत बड़ी दरारें हैं। शासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी है और सारी गलती जो है कि शासन प्रशासन की मानी जाएगी। और इतने परिवार यहाँ पे बचे हुए हैं, अगर इनको बचाना चाहता है शासन तो तुरंत से तुरंत जो है कि इनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।